मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। काठमांडू की शामें अजीब होती हैं। दिन भर की भाग दौड़ के बाद जब सूरज पहाड़ों की ओट में छुपने लगता है तो शहर एक अलग ही रूप ले लेता है। संदेश उम्र यही कोई 28-29 साल अपनी छोटी सी कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था। मेहनती, जिम्मेदार और थोड़ा जिद्दी भी। जो चीज़ें आंखों से ना दिखे उन पर यकीन करना उसकी फितरत में नहीं था। उस दिन शाम को उसे बॉस का फ़ोन आया। भोजपुर के पास एक नए क्लाइंट से डील फाइनल करनी थी और मीटिंग अगली सुबह जल्दी रखी गई थी। मतलब रात को ही निकलना ज़रूरी था। संदेश ने घड़ी देखी, 7:30 बज रहे थे। उसने अपनी पुरानी हैचबैक कार में पेट्रोल भरवाया, एक बोतल पानी, थोड़ा नमकीन और मोबाइल चार्जर रखा और घर से निकल पड़ा। रास्ते में उसकी बीवी का फ़ोन आया। रात को मत निकलो, सुबह चले जाना। उसने कहा, काम है, नहीं जाऊंगा तो कॉन्टैक्ट हाथ से निकल जाएगा। संदेश ने जवाब दिया, आवाज़ में हल्की झुंझलाहट के साथ, हरनी को हाईवे से मत जाना रात को, लोग कहते हैं वहां। तुम भी ना फिजूल की बातों पर यकीन करती हो। उसने बात काटते हुए फोन रख दिया। काठमांडू की गलियों से निकलकर जब कार भक्तपुर की तरफ बढ़ी तो शहर की रोशनी धीरे धीरे पीछे छूटने लगी। रात के अंधेरे ने सड़क को निगलना शुरू कर दिया था। अरनी को हाईवे काठमांडू को तिब्बत की सरहद तक जोड़ने वाला वो रास्ता जिसका नाम उस मशहूर नेपाली कलाकार अर्निको के नाम पर रखा गया था। पहाड़ों को काट कर बनाई गई ये सड़क कोसी नदी के किनारे किनारे चलती है। कभी घने जंगलों से गुजरती है तो कभी सीधी खाई के ऊपर से। दिन में ये रास्ता खूबसूरत लगता है, हरे भरे पहाड़, बहती नदी और दूर तक फैला आसमान। लेकिन रात होते ही इसका चेहरा बदल जाता है। सालों से इस हाईवे पर लैंडस्लाइड और सड़क हादसों की कहानियां मशहूर रही हैं। बरसात के मौसम में पहाड़ खिसकते हैं, गाड़ियां खाई में गिरती हैं और कई बार लाशें भी नहीं मिलती, नदी बहा ले जाती है। इन्हीं हादसों की वजह से स्थानीय लोगों के बीच इस रास्ते को लेकर एक अजीब सा डर बैठ गया था। ड्राइवर लोग आपस में कहानियां सुनाते। किसी ने कहा था कि उसने एक औरत को सफ़ेद कपड़ों में सड़क किनारे खड़े देखा था। किसी ने कहा था एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी जो कहीं से नहीं आ रही थी। ज़्यादातर लोग इन बातों को गप समझकर हंस देते हैं, मगर कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने रात को इस रास्ते से गुजरना हमेशा के लिए छोड़ दिया था। संदेश ने भी ये कहानियां बचपन से सुन रखे थे, लेकिन उसका मानना था कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास है, गांव के अनपढ़ लोगों की बातें जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। रात के करीब 10:45 पर संदेश की कार अरनी को हाईवे पर पहुंची। सड़क सुनसान थी, दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं, कोई इंसान नहीं। बस कार की हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क का एक छोटा सा टुकड़ा, बस वो ही नजर आ रहा था। बाकी सब कुछ काले पर्दे की तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। कोसी नदी की आवाज़ नीचे से आ रही थी, धीमे मगर लगातार, जैसे कोई सांस ले रहा हो। रेडियो पर गाना बज रहा था, मगर संदेश का ध्यान कहीं और था। उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो।
उसने शीशे में पीछे देखा, कुछ नहीं, बस अंधेरा। तभी अचानक एक मोड़ के बाद हेडलाइट की रोशनी में उसे सड़क के किनारे एक इंसान का साया नजर आया। संदेश ने ब्रेक हल्का दबाया, रफ्तार कम की। पास आने पर उसने देखा एक आदमी फटे पुराने कपड़ों में अपनी गोद में एक छोटी बच्ची को उठाए हुए। बच्ची के सिर से खून बह रहा था। उसका सिर अजीब तरह से एक तरफ लटका हुआ था। आदमी अपने एक हाथ से इशारा कर रहा था गाड़ी रोकने के लिए, दूसरे हाथ से बच्ची को संभाले हुए। संदेश का दिल जोर से धड़कने लगा। इंसानियत के नाते उसने गाड़ी रोक दी, मगर शीशा पूरा नहीं खोला, बस थोड़ा सा। क्या हुआ भाई, कोई हादसा हुआ है? उसने पूछा। आवाज कांप रही थे। आदमी की आंखें अजीब थे, जैसे उनमें कोई रोशनी ना हो, बस दो गहरे गड्ढे हों। उसने धीमी आवाज में कहा, मेरी बेटी गाड़ी की टक्कर से गिर गई, अस्पताल ले जाना है, मदद कर दो साहब। संदेश की अक्ल कहती थे कि दरवाज़ा मत खोलना, लेकिन बच्चे की हालत देखकर उसका दिल पिघल गया। यही तो इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी है, दर्द देखकर रुक जाना। उसने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोल दिया। आदमी बच्ची को लेकर पीछे बैठ गया। संदेश ने गाड़ी आगे बढ़ाई। दिल में उम्मीद थी कि ये अगला कस्बा जल्दी आएगा जहाँ कोई क्लिनिक हो। गाड़ी में एक अजीब सी बदबू फैल गई थी, जैसे सड़ी हुई मिट्टी और पुराने खून की मिली जुली गंध। संदेश ने शीशे में पीछे देखा। बच्ची की आंखें बंद थी, मगर उसका सीना बिल्कुल नहीं हिल रहा था। आदमी चुपचाप बाहर देख रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल शांत, जैसे उसे कोई फिक्र ही ना हो। आप ठीक हैं? संदेश ने पूछा। आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ मिनट यूं ही खामोशी में गुजरे। संदेश ने रेडियो बंद कर दिया था। अब बस इंजन की आवाज़ और नदी की गूंज सुनाई दे रही थी। तभी उसे एहसास हुआ, कार में अपनी ही सांसों के अलावा कोई सांस की आवाज़ नहीं आ रही थी, ना आदमी की, ना बच्ची की। उसने फिर से शीशे में देखा। इस बार आदमी की नज़र सीधा उसकी आंखों से टकराई और वो मुस्कुरा दिया। एक ऐसी मुस्कान जो इंसानी नहीं लगती थे, बहुत चौड़ी, बहुत ज़्यादा दांत दिखाती हुई, जैसे मुंह किसी और दिशा में खिंच गया हो। संदेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, आगे किसी बस्ती की तलाश में, मगर सड़क अब पहचानी नहीं लग रही थी। जो मोड़ उसे याद थे वो गायब हो चुके थे। सड़क जैसे लंबी होती जा रही थी, खत्म नहीं हो रहे थे। भाई साहब, कौन सा अस्पताल जाना है? रास्ता तो। संदेश की बात अधूरी रह गई। पीछे से आवाज आई, मगर यह आदमी की आवाज नहीं थी, यह उसकी अपनी माँ की आवाज थी। संदेश, गाड़ी रोक दे बेटा। संदेश का खून जम गया। उसकी माँ का इंतकाल को तो 5 साल हो चुका था। कांपते हाथों से उसने शीशे में पीछे देखने की हिम्मत जुटाई। सीट पर अब कोई आदमी नहीं था, ना कोई बच्ची, बस एक काला गीला साया था जो सीट पर फैलता जा रहा था, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता हुआ। संदेश ने चीखते हुए ब्रेक दबाया। गाड़ी सड़क किनारे रुकी। टायरों की चरचराहट रात की खामोशी को चीरती हुई। उसने दरवाज़ा खोला और बाहर भागने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा जैसे किसी अदृश्य ताकत ने बंद कर दिया। अब गाड़ी के अंदर का तापमान अचानक गिर गया। उसकी सांसें भाप बनकर दिखने लगी। शीशे पर धुंध जमने लगी और उस धुंध में उंगलियों के निशान उभरने लगे, जैसे कोई अंदर से शीशे को छू रहा हो। पीछे से फिर आवाज आई,
इस बार बहुत सारी आवाज़ें एक साथ, अलग अलग सुरों में, अलग अलग भाषाओं में। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था, कोई मदद मांग रहा था। संदेश ने आंखें बंद कर ली, हाथ जोड़ लिए, मुंह से बस इतना निकला, माफ कर दो, मुझे जाने दो। अचानक सब कुछ शांत हो गया। उसने आंखें खोली, गाड़ी में कोई नहीं था। सामने की सड़क पर घना कोहरा फैला हुआ था, जिसमें से एक परछाई उभर रही थी। वो आदमी अब बिना बच्ची के सीधा गाड़ी की तरफ देख रहा था। उसका शरीर धीरे धीरे बदल रहा था, जैसे कोई पुरानी धुंधली तस्वीर होकर नई शक्ल ले रही हो। उसके पैर जमीन से नहीं छू रहे थे। संदेश की आंखों के सामने जैसे कोई दृश्य उभरा। नहीं, ये सपना नहीं था, ये कुछ और था। जैसे उस आदमी की, उस साए की कोई याद उसके जहन में जबरदस्ती डाली जा रही हो। कोई 30 साल पहले इसी हाईवे पर बरसात की एक रात एक बस पहाड़ के नीचे गिरी थी। उसमें कई मजदूर थे जो काम की तलाश में तिब्बत की सरहद की तरफ जा रहे थे। साथ में कुछ औरतें और बच्चे भी। कहा जाता है कि ड्राइवर नशे में था या शायद ब्रेक फेल हो गए। कोई ठीक ठाक नहीं जानता। बस इतना पता है कि गाड़ी सीधे कोसी नदी में जा गिरी। उस रात कई लोग मारे गए, मगर सारी लाशें कभी नहीं मिली। नदी बहुत कुछ अपने साथ बहा ले गई। गांव वालों का कहना था कि उस बस में एक आदमी था जो अपनी बेटी के साथ सफ़र कर रहा था। हादसे से ठीक पहले उसने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा था। उसे लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है, कोई अनहोनी का एहसास हो रहा था उसे, मगर ड्राइवर ने उसकी बात नहीं सुनी। नतीजा वही हुआ जिसका डर था। तब से कहा जाता है कि उस आदमी की आत्मा इस हाईवे पर भटकती है, हर उस गाड़ी को रोकने की कोशिश करती है जो रात को यहाँ से गुजरती है, मगर अब उसका मकसद बचाना नहीं, बदला लेना है। वो हर उस इंसान से बदला लेना चाहता है जो उसकी तरह किसी और की चेतावनी को नज़रअंदाज करता है, जो सिर्फ अपनी अक्ल पर भरोसा करता है, दिल की सुनता ही नहीं। संदेश समझ चुका था कि ये कोई मामूली रात नहीं। उसने अपनी बीवी की बात याद की, अरनी को हाईवे से मत जाना रात को। उसने अपनी माँ की आवाज़ याद की जो सालों पहले गुजर चुके थे, मगर आज उसे चेतावनी दे रहे थे। सामने खड़ा साया अब और करीब आ चुका था। उसकी शक्ल इंसानी थे, मगर उसकी आंखों में कोई इंसानियत नहीं बची थे। बस एक खालीपन, एक अनंत काला गड्ढा जिसमें डूबने का एहसास हो रहा था। संदेश की आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी घूम गई। बचपन, माँ बाप, शादी, वो सारे पल जब उसने दूसरों की बात को नज़रअंदाज किया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगता था कि वो सब जानता है, वो सब समझता है। उसे याद आया, गांव के बुजुर्ग कहते थे कि अगर कभी ऐसी परछाई सामने आ जाए तो गाड़ी की हेडलाइट्स सीधा उस पर मत डालो, ना ही उसकी आंखों में देखो। बस चुपचाप बिना किसी हरकत के सुबह होने का इंतज़ार करो। रोशनी उन सायों की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, मगर गलत तरीके से इस्तेमाल की गई रोशनी उन्हें बुला भी सकती है। संदेश ने कांपते हाथों से गाड़ी की सारी लाइट्स बंद कर दी। हेडलाइट, इंटीरियर लाइट, सब कुछ अंधेरे में डूब गई गाड़ी, और वो खुद भी सीट पर दुबक गया। आंखें बंद किए, मुंह से बुदबुदाता रहा, माफ़ी, दुआ, जो भी उसे याद आया। बाहर से आवाज़ें आती रही, कभी दरवाजे पर खरोचने की, कभी शीशे पर दस्तक की, कभी उसका नाम पुकारने की, मगर संदेश ने आंखें नहीं खोली। उसे मालूम था कि अगर उसने अब की गलती दोहराई
अगर उसने फिर से अपनी अक्ल पर भरोसा किया तो ये उसकी आखिरी रात होगी। घंटों गुजर गए या शायद कुछ ही मिनट थे, मगर हर पल एक सदी जैसा महसूस हो रहा था। धीरे धीरे बाहर की आवाज़ें कम होती गईं, ठंड कम होने लगी और फिर दूर पहाड़ों के पीछे से सुबह की पहली किरण फूटी। संदेश ने डरते डरते आंखें खोली। सड़क बिल्कुल सामान्य लग रहे थे। कोहरा छट चुका था, पंछियों की आवाज़ें आने लगी थी। कोसी नदी की धारा दिन की रोशनी में शांत बह रही थे। गाड़ी में कोई नहीं था, बस पिछली सीट पर एक अजीब सा गीला निशान था, जैसे कोई बहुत देर तक वहां बैठा रहा हो। और सीट से वही सड़ी हुई मिट्टी की बू अब भी हल्की हल्की आ रही थी। संदेश ने कांपते हाथों से गाड़ी स्टार्ट की और जितनी तेजी से हो सके उस रास्ते से निकल गया। भोजपुर पहुंचकर उसने मीटिंग तो पूरी की, मगर उसका ध्यान कहीं और था। रात की उस घटना ने उसके अंदर कुछ हमेशा के लिए बदल दिया था। काठमांडू वापस पहुंचकर उसने अपनी बीवी को सब कुछ बताया, पूरी बात, हर तफसील के साथ। उसकी बीवी की आंखों में डर के साथ साथ एक अजीब सी राहत भी थी, जैसे उसे पहले से मालूम था कि ऐसा कुछ हो सकता है। मेरी दीदी ने भी एक यही कहानी सुनाई थी मुझे, उसने धीमी आवाज में कहा। उस बस हादसे के बारे में उन्होंने कहा था कि उस रात को जो मरे वो अब भी उस रास्ते पर भटकते हैं इंसाफ की तलाश में, मगर इंसाफ की तलाश धीरे धीरे बदला बन जाती है जब सालों तक कोई सुनने वाला ना मिले। संदेश ने उस दिन के बाद कभी रात को अरनी को हाईवे पार नहीं किया। जब भी उसे उस रास्ते पर जाना पड़ता वो दिन की रोशनी में सफ़र करता और गाड़ी को हमेशा कोई ना कोई साथ रखता। मगर कभी कभी गहरी नींद में उसे अब भी वो मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखता है। फटे कपड़ों में वो आदमी अपनी गोद में बच्ची लिए सड़क किनारे खड़ा इंतज़ार करता हुआ अगली गाड़ी का, अगले उस इंसान का जो अपनी अक्ल पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता है और दिल की आवाज़ को नज़रअंदाज कर देता है। आज भी अरनी को हाईवे पर सफ़र करने वाले ड्राइवर रात को उस रास्ते से बचने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ अफवाहें हैं, पहाड़ी इलाकों की खतरनाक सड़कों की और कुछ हादसों से जुड़ी लोक कथाएं जो सालों से बड़ी होती चली गई हैं। मगर जो लोग रात के अंधेरे में उस सड़क से गुजर चुके हैं वो जानते हैं कि कुछ चीज़ें सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, कुछ दर्द इतने गहरे होते हैं कि वो मौत के बाद भी ख़त्म नहीं होते। कुछ चेतावनियाँ हवा में यूं ही नहीं गूंजती और कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहाँ इंसान की अक्ल नहीं, बस उसका ईमान ही उसे बचा सकता है। संदेश आज भी वही कंपनी में काम करता है, वही जिंदगी जी रहा है, मगर अब वो हर उस बात को ध्यान से सुनता है जो उसके अपने कहते हैं, चाहे वो कितनी भी बेतुकी क्यों ना लगे, क्योंकि उसने अपनी आँखों से देख लिया कि इस दुनिया में कुछ रास्ते ऐसे हैं जहाँ अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं होता, वो खुद एक जिंदा भूखा इंतज़ार करता हुआ वजूद होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रात के करीब 9:15 बजे थे जब संदीप ऑफिस से थका हारा घर लौटा। शहर की गर्मी और ट्रैफिक ने उसे बिल्कुल निचोड़ दिया था। उसने जल्दी से खाना खाया, कपड़े बदले और बिस्तर पर लेटते ही आंखें मूंदने की कोशिश करने लगा। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। संदीप ने झुंझलाते हुए कॉल उठाया। हेलो संदीप बाबू,
मैं मुखिया बोल रहा हूँ, भीमगढ़ से। दूसरी तरफ से एक भारी अधेड़ आवाज आई। संदीप एक पल के लिए ठिठका, फिर याद आया भीमगढ़ का पुश्तैनी गांव था जहां उसकी दादी की हवेली थी। जी मुखिया जी, बोलिए। अरे भाई, आपकी हवेली के लिए एक अच्छा खरीदार मिला है। एक संपन्न परिवार है। कल वो हवेली देखने आना चाहते हैं। अगर आप वहाँ मौजूद हों तो बात अच्छी बन जाएगी। संदीप ने एक गहरी सांस ली। दादी को गुजरे अब 6 महीने हो चुके थे। उनके जाने के बाद से हवेली यूं ही सूनी पड़ी थी। ना कोई रहने वाला था, ना कोई देखभाल करने वाला। माँ बाप बरसों पहले ही शहर आकर संदीप के साथ बस गए थे और अब उस बूढ़ी बड़ी सी हवेली को अकेला रखने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है मुखिया जी, मैं कल पहुंच जाऊंगा, संदीप ने कहा और फोन रख दिया। सुबह उसने पिताजी से बात की। पिताजी की तबीयत कुछ दिनों से नासाज थी, इसलिए वो साथ नहीं जा सके। जो ठीक लगे वो कर देना बेटा, अब उस हवेली में रखा भी क्या है। पिताजी ने बस इतना ही कहा, मगर उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी तैर गई, जैसे किसी पुरानी बात की याद उन्हें कचोट गई हो। संदीप ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपना बैग उठाकर निकल पड़ा। शहर से भीमगढ़ का फासला तकरीबन 90 किलोमीटर था। सड़कें उतनी अच्छी नहीं थी। बीच बीच में खेतों और जंगलों से होकर जाना पड़ता था। जैसे जैसे शहर पीछे छूटता गया, मोबाइल का नेटवर्क भी कमज़ोर पड़ता गया और हवा में एक अजीब सी सादगी, एक अजीब सा सन्नाटा घुलने लगा। संदीप को गांव पहुंचते पहुंचते दोपहर के 12 बज गए। गांव पहुंचकर उसने सबसे पहले मुखिया जी से मुलाकात की। मुखिया एक भला सा सफ़ेद कुर्ता पहने बुजुर्ग आदमी था, जिसकी आंखों में गांव की मिट्टी का अपनापन झलकता था। उसने संदीप का हाल चाल पूछा, दादी की मौत पर अफसोस जताया और फिर उसे खरीदार परिवार से मिलवाया। शर्मा साहब, उनकी बीवी और उनका बेटा। शहर से आए इस पढ़े लिखे परिवार को हवेली का पुराना ढांचा, उसकी नक्काशीदार लकड़ी की खिड़कियाँ, बड़ा सा सहन, सब कुछ बहुत पसंद आया। दोपहर भर हवेली दिखाने, बातचीत करने, दाम की उठा पटक में निकल गई। शर्मा साहब सीधे साधे लोग लगे। बात करने का तरीका भी अच्छा था और संदीप को यकीन हो चला था कि सौदा जल्दी ही पक्का हो जाएगा। मगर ऐसे मामलों में एक दिन में फैसला भी कहाँ हो पाता है। बातचीत, हिसाब किताब और घर देखने में ही इतना वक्त निकल गया कि जब संदीप हवेली से बाहर निकला, शाम गहरी हो चुकी थी। आसमान में हल्की सुर्खी बाकी थी, मगर अंधेरा तेजी से अपने पंख फैला रहा था। संदीप ने सोचा, अब इतनी देर अंधेरे में 90 किलोमीटर का सफ़र तय करना ठीक नहीं। बेहतर यही होगा कि आज रात यहीं हवेली में गुजार ली जाए, सुबह जल्दी निकल लेंगे। उसने ऊपर की एक मंजिल पर अपने बचपन के उस कमरे में जाकर एक पुराना पलंग किसी तरह साफ किया। बरसों की धूल और मकड़ी के जाले झाड़ते झाड़ते उसे याद आ गया कि इसी कमरे में वो बचपन में गर्मी की छुट्टियां बिताया करता था। दादी की गोद में सिर रखकर कहानियां सुना करता था। मगर अब यहाँ ना पंखा था, न कोई और सहूलत। उमस भरी गर्मी में करवटें बदलते बदलते उसे नींद कोसों दूर लगी। आखिरकार वो उठा और सोचा थोड़ी देर छत पर टहल आए, शायद हवा का कोई झोंका मिल जाए और नींद आसान हो जाए। छत पर हल्की सी ठंडी हवा बह रही थी। संदीप ने एक लंबी सांस ली और इधर उधर टहलने लगा। गांव की रातें शहर से बिल्कुल अलग होती हैं। सन्नाटा इतना गहरा कि कान में सीटी सी बजने लगे।
दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थे, बाकी सब खामोश था। टहलते टहलते अचानक उसकी नज़र हवेली के पीछे थोड़ी दूरी पर लगे एक बड़े पुराने पीपल के पेड़ की तरफ गई। उस पेड़ की एक मोटी डाल पर एक झूला बंधा था, एक मामूली सा रस्सी का झूला, और उस झूले पर चांद की धुंधली रोशनी में कोई बैठा हुआ था। संदीप की नजरें तेज हुईं। एक छोटी सी लड़की, शायद 7 या 8 साल की, झूले पर बैठी झूल रहे थे, और उसके पीछे खड़ी एक और लड़की उम्र में थोड़ी बड़ी उसे धीरे धीरे झूला झुला रही थे। संदीप को अजीब लगा, इतनी रात गए, इतने सुनसान इलाके में ये दोनों बच्चियां अकेली यहाँ भला कर क्या रही थे। आसपास कोई घर भी नहीं था जहाँ से ये आई हो। हवेली के पीछे तो सिर्फ खाली खेत और पीपल का वो पेड़ था। उसने सोचा शायद पास के किसी घर के बच्चे होंगे, खेलते खेलते यहाँ आ गए होंगे। मगर एक अजीब बात, एक अजीब सी बेचैनी उसके दिल में घर करने लगी थी। वो कुछ देर वहीं खड़ा उन्हें देखता रहा। झूला धीरे धीरे आगे पीछे हो रहा था, और उसकी हल्की सी चरचराहट रात के सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। तभी अचानक झूले पर बैठी छोटी लड़की ने सिर घुमाकर हवेली की तरफ, बल्कि यूं कहें कि सीधा संदीप की तरफ देखा। इतनी दूरी से चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, मगर संदीप को यूं महसूस हुआ जैसे वो बच्ची मुस्कुरा रही हो। संदीप के बदन में एक हल्की सी सिहरन दौड़ गई। उसने फौरन नजरें फेर ली और तेज कदमों से सीढ़ियां उतरकर अपने कमरे में आ गया। दरवाज़ा बंद करते हुए उसने खुद को समझाया, बस वहम है, कुछ नहीं, गांव की बात है, बच्चे देर रात खेलते ही हैं। मगर नींद फिर भी नहीं आई। घंटों करवटें बदलने के बाद आधी रात के आसपास संदीप की आंख हल्की सी लगी ही थी कि उसे एक आवाज़ आई, बहुत धीमी, बहुत महीन, जैसे कोई दूर से गुनगुना रहा हो। एक बच्ची के गाने की आवाज़, कोई पुराना लोकगीत जैसा कुछ। संदीप हड़बड़ा कर उठ बैठा। कमरे में सन्नाटा था। खिड़की से बाहर झांका तो पीपल का पेड़ नजर आया, मगर इस बार झूला खाली था, बस हवा में हल्का सा हिल रहा था। उसने घड़ी देखी, रात के 2:11। दिल की धड़कन कुछ तेज हो गई थी। उसने सोचा पानी पी लूं, शायद नींद ठीक से आ जाए। वो उठकर कमरे से बाहर निकला और सीढ़ियों की ओर बढ़ा, नीचे रसोई में मटके का पानी लेने। अंधेरे गलियारे में चलते हुए उसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। उसने 2-3 बार पलट कर देखा, मगर कुछ नहीं, बस उसकी अपनी परछाई दीवार पर कांपती रही, दिए की टिमटिमाती लौ के साथ। रसोई में पानी पीते वक्त उसकी नज़र खिड़की से बाहर आंगन की तरफ गई और उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। आंगन में कुएं के पास वही दोनों लड़कियां खड़ी थे, इस बार बिल्कुल करीब, हवेली की 4 दीवारी के अंदर। छोटी वाली की सफ़ेद फ्रॉक में एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी और ही रोशनी में नहा रही हो, जबकि बाकी सब कुछ अंधेरे में डूबा था। बड़ी लड़की ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जैसे संदीप को इशारा कर रही हो पास आने का। संदीप का गला सूख गया। उसने आंखें मली, फिर से देखा, दोनों वहीं थे, अब भी टकटकी लगाए उसे ही देख रही थी। वो पीछे हट गया और लगभग दौड़ते हुए अपने कमरे में वापस आ गया। दरवाज़ा बंद किया, कुंडी लगाई
और बिस्तर पर बैठकर अपनी सांसों को काबू में करने की कोशिश करने लगा। ये सब वहम है, बस वहम है, वो बुदबुदाता रहा, मगर उसकी अपनी आवाज में भी यकीन नहीं था। सुबह जब सूरज की रोशनी खिड़कियों से छनकर कमरे में फैली, तब जाकर संदीप की आंख लगी थी। वो जैसे तैसे उठा, मुंह धोया और नीचे उतरा। दिन के उजाले में रात की सारी बातें किसी बुरे सपने के जैसी लग रही थी। उसने सोचा थकान और अजनबी जगह की वजह से दिमाग ने भ्रम पैदा कर दिया होगा, मगर जब वो आंगन से गुजरा तो उसकी नज़र कुएं के पास ज़मीन पर पड़ी। वहाँ धूल में 2 जोड़ी छोटे छोटे नंगे पैरों के निशान साफ थे, बिल्कुल बच्चे के पैरों जैसे। निशान कुएं की तरफ से आकर हवेली की दीवार तक जाते थे और फिर वहीं गायब हो जाते थे, जैसे कोई दीवार के पार निकल गया हो। संदीप की रूह कांप गई। उसने जल्दी से नजरें फेरी और मुखिया से मिलने निकल पड़ा, इस उम्मीद में कि किसी बुजुर्ग से इस बारे में कुछ मालूम हो सके। मुखिया के घर पहुंचकर उसने इधर उधर की बात करते हुए धीरे से जिक्र किया। मुखिया जी, कल रात हवेली के पीछे वाले पीपल के पेड़ पर मैंने 2 लड़कियां देखी झूला झूलते हुए। इतनी रात को कौन होंगी? मुखिया का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। उन्होंने चाय का प्याला मेज पर रखा और गहरी सांस ली। बेटा, वो सवाल मत पूछो जिसका जवाब सुनने की हिम्मत ना हो, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। फिर संदीप के जोर देने पर कुछ देर की खामोशी के बाद बोले, गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि उस पीपल पर 2 बहनों का साया रहता है। बरसों पहले की बात है, तुम्हारी हवेली में ही रहते थे वो दोनों। संदीप का दिल एक बार फिर तेजी से धड़कने लगा। कौन थी वो मुखिया जी? मुखिया जी ने एक लंबी सांस भरी, जैसे बरसों पुरानी कोई बोझ उतार रहे हों, और कहानी शुरू की। मुखिया ने बताया कि आज से तकरीबन 45 साल पहले संदीप की हवेली में उसके दादा दादी अपने 2 बच्चों के साथ रहा करते थे। एक बेटा जो आगे चलकर संदीप के पिता बने, और साथ में दादी की एक बहन की 2 बेटियां, यानी संदीप के पिता की मौसेरी बहनें, जो किसी वजह से अपने माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसी हवेली में पल रही थी। बड़ी का नाम रूपा था और छोटी का नाम जीसा। दोनों बहनें हवेली में खेलती, हवेली में ही बड़ी होती। दादी उन्हें अपनी सगी औलाद जैसा प्यार देती। उस साल गांव में एक अजीब बीमारी फैली थी, बुखार, जो जानलेवा साबित हो रहे थे। दोनों बहनों को भी बुखार ने जकड़ लिया। इलाज के लिए पास कोई अच्छा दवा खाना नहीं था, गाड़ी मोटर का भी वो ज़माना नहीं था। दादी ने दिन रात एक कर दिया, मगर बीमारी बढ़ती गई। एक रात अचानक बिजली कड़कने लगी, बारिश तेज हो गई और छोटी बहन जीसा की तबीयत बहुत बिगड़ गई। बड़ी बहन रूपा रात भर उसके सिरहाने बैठी रही, उसे थपकियां देती रही, पुरानी लोरियां गुनगुनाती रही, शायद वही गीत जो संदीप ने रात को सुना था। सुबह होते होते जीसा चल बसी। रूपा इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। कहते हैं कि अगले ही हफ्ते वो भी उसी बुखार की चपेट में आ गई, या शायद बहन के गम ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। कोई पक्के तौर पर नहीं जानता, बस इतना पता है कि रूपा भी उसी पीपल के पेड़ के नीचे, जहां दोनों बहनें अक्सर झूला झूला करती थी, आखिरी सांस ले गई। दादी ने वहीं दोनों बहनों की कब्रें बनवाई, पीपल के पेड़ के पास ही। उसके बाद से, मुखिया ने कहा,
गांव में कहा जाता है कि रूपा आज भी अपनी छोटी बहन को झुलाती है, उसे बहलाती है, जैसे वक्त वहीं थम गया हो। तुम्हारी दादी ने कभी उस पेड़ को छुआ तक नहीं, ना किसी और को छूने दिया। हर साल उस दिन, जिस दिन जीसा गुजरे थे, दादी वहाँ दिया जलाती, फूल चढ़ाती। शायद इसलिए हवेली को कभी उजड़ने नहीं दिया। इतने साल तक अकेले ही उसकी देखभाल करती रही। संदीप स्तब्ध बैठा रहा। उसे याद आया, दादी अक्सर एक अजीब सी बात कहा करते थे, इस हवेली में मेरी भी तो बेटियां रहती हैं बेटा, उनका ख्याल रखना। उस वक्त संदीप को लगता था कि दादी बस पुरानी यादों में खोई बड़बड़ा रही हैं। अब उन बातों का मतलब कुछ और ही समझ आ रहा था। संदीप हवेली वापस लौटा तो उसका मन बुरी तरह उलझा हुआ था। एक तरफ डर था, दूसरी तरफ एक अजीब सी हमदर्दी, एक अजीब सा एहसास कि ये दोनों बहनें अपने खून का हिस्सा थीं। उसके पिता की मौसेरी बहनें, यानी उसकी अपनी बुआ जैसी। उसने सोचा शायद इसलिए दादी ने कभी हवेली बेचने की बात तक नहीं की, चाहे कितनी भी तंगी क्यों ना आई हो। शाम ढलते ढलते उसने फैसला किया कि आज रात फिर यहीं रुकेगा। इस बार डर से नहीं, बल्कि एक अजीब से लगाव से, जैसे वो अपनी उन बुआओं से आखिरी बार मिलना चाहता हो जिन्हें उसने कभी देखा तक नहीं था। रात गहराई, संदीप छत पर गया। इस बार बिना डरे। पीपल के पेड़ के पास फिर वही झूला हिल रहा था, वही मीठी सी गुनगुनाहट हवा में तैर रहे थे। इस बार संदीप डर कर भागा नहीं, वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरकर आंगन में आया, कुएं के पास खड़ा हुआ और धीमी आवाज में बोला, मैं जानता हूँ आप कौन हैं। मुझे मुखिया जी ने सब बता दिया। आप दोनों को मैं वादा करता हूँ, यह हवेली भले ही किसी और के नाम हो जाए, मगर वो पीपल का पेड़, वो जगह जहाँ आप दोनों आराम कर रही हैं, उसे कभी कोई हाथ नहीं लगाएगा। मैं शर्मा साहब से बात करूँगा, वो जगह हमेशा वैसी की वैसी ही रहेगी। हवा का एक ठंडा झोंका उसके चेहरे को छू गया, जैसे किसी ने उसके गाल पर हौले से हाथ फेरा हो। झूले की चरचराहट धीरे धीरे धीमी होती गई और फिर पूरी तरह खामोशी छा गई। मगर इस बार वो सन्नाटा डरावना नहीं, बल्कि सुकून से भरा हुआ महसूस हुआ। अगली सुबह संदीप ने शर्मा जी से मुलाकात की और सौदा पक्का करते वक्त एक शर्त रखी। हवेली के पीछे का पीपल का पेड़ और उसके इर्द गिर्द की ज़मीन बिक्री में शामिल नहीं होगी। वो हिस्सा हमेशा के लिए परिवार के नाम रहेगा और कोई उसे छेड़ेगा नहीं। शर्मा साहब को यह शर्त थोड़ी अजीब तो लगी, मगर उन्होंने बिना ज़्यादा सवाल किए मान ली। सौदा हो गया। संदीप ने कागजात पर दस्तखत कर दिए। मुखिया ने विदा ली और गाड़ी में बैठने से पहले एक आखिरी बार पीछे मुड़कर पीपल के पेड़ की तरफ देखा। दोपहर की धूप में पेड़ की पत्तियां हल्के हल्के हिल रही थे। झूला हवा में शांत झूल रहा था, बेजान मगर किसी अपनेपन से भरा हुआ। संदीप के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। उसने मन ही मन कहा, अलविदा बुआ, चैन से रहो। गाड़ी स्टार्ट हुई। धूल का एक हल्का सा बादल उठा और संदीप की गाड़ी उस पुरानी हवेली से, उस पुरानी कहानी से धीरे धीरे दूर होती चली गई। मगर पीछे छूट गई एक ऐसी याद जो अब कभी उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। एक ऐसी सच्चाई जिसने उसे अपने खानदान की उस भूली बिसरी कहानी से रूबरू करा दिया था, जिसे शायद वक्त की गर्द में हमेशा के लिए दबा दिया गया होता अगर एक रात चांदनी में वो झूला हिलता हुआ नजर न आया होता। तो दोस्तों,
ये थी आज की कहानियाँ। कैसी लगी आपको ये कहानियाँ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें डार्क फाइल्स।